रात का समय, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, रूफटॉप। एक लड़की रेलिंग से लगी हुई थी। किसी ने उसकी शर्ट की कॉलर से उसे पकड़ रखा था। लड़की की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उस लड़की ने घुटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, इट्स जस्ट अ वन टाइम थिंग। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं भी अपना मुंह बंद रखूंगी। जस्ट लेट मी गो। आई वॉन्ट डू एनीथिंग टू एनीवन। लेकिन अगर तुमने कुछ किया तो मुझे भी वो सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी असलियत आखिर है क्या। उन हाथों ने उसे और कसकर पकड़ लिया। वो लड़की और घुटने लगी। उसके बाल उड़ रहे थे। उसने नीचे देखा हल्का सा, तो वो 45 मंजिल बिल्डिंग के रूफटॉप पर थी। उसने एक बार फिर सामने खड़े इंसान की तरफ देखा। उस इंसान ने उसे झटका दिया और फिर दूसरी तरफ धकेल दिया। वो लड़की गहरी सांसें लेने लगी। उसने हल्का सा खांसा और फिर सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर कहा, गुड चॉइस। नाउ जस्ट लीव मी अलोन। भूल जाना कि तुम्हें कुछ भी पता है इस बारे में। मैं भी तुम्हारा वो सीक्रेट भूल जाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की जाने ही लगी थी कि अचानक से उस इंसान ने उसे पकड़कर एकदम से पीछे खींच लिया। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, उस इंसान ने उसे रेलिंग से नीचे धकेल दिया। उस लड़की की चीख निकल गई और वो सीधा जाकर पार्किंग लॉट में खड़ी कार पर जा गिरी। कार के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। गाड़ी का अलार्म तेजी से बजने लगा और उसकी लाइट्स ट्विंक करने लगी। वहां आसपास खड़े लोग सिर पर हाथ रखकर झुक गए थे। सबने पलट कर देखा तो लड़की के सिर, नाक और मुंह से खून निकल आया था। उसने एक बार बंद होती आंखों से सबकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। भीड़ उसके इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी। वहीं ऊपर 2 मिनट बाद ही रूफटॉप का दरवाजा खुला और एक साया तेजी से बिल्डिंग के अंदर आया। उसने हाथ में कसकर फोन पकड़ रखा था। उसने एक गोल्डन कलर का ब्रेसलेट पहन रखा था जिस पर एक तरफ छोटा सा दहाड़ता हुआ गोल्डन लाइन बना हुआ था। वो साया नीचे उतरा स्टेयर से और उसने इधर उधर देखा। फिर वो तेजी से एक गैलरी की तरफ बढ़ गया। कत्ल से 14 घंटे पहले बहाल ग्रुप ऑफ कंपनी। बहाल ग्रुप ऑफ कंपनी के बाहर रिपोर्टर की भीड़ लगी हुई थी। आज ही कंपनी ने एक नए टेंडर के लिए ऑक्शन की अनाउंसमेंट कर दी थी। बहाल ग्रुप काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन और होटल के बिजनेस में था। आज जिस टेंडर का ऑक्शन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1200 करोड़ की थी। आज तक बहाल ग्रुप ने जितने भी प्रोजेक्ट लिए थे, ये उनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। सबसे बड़ी बात कि खुद गवर्नमेंट की तरफ से यह ऑक्शन किया जा रहा था। बहाल ग्रुप के चेयरमैन 60 साल के मुकेश बहाल अपने ऑफिस में खड़े होकर शीशे की दीवार से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने काफ़ी पीते हुए कहा, हाउ दिस स्टूपिड रिपोर्टर, सुबह सुबह भी इन्हें कोई काम नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं, इडियट्स। पीछे खड़े उनके सिक्योरिटी सहाय ने सिर झुकाकर कहा, हमारे ऑक्शन की न्यूज़ पूरी तरह से फैल चुकी है सर। साथ ही काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की सुबह से बहुत बार फ़ोन आ चुके हैं। बहुत से लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। सबको यकीन है कि टेंडर हमें ही मिलेगा। सहाय एक आम सा सेक्रेटरी था। वो भी लगभग बहाल की उम्र का था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। बहाल ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहेगा सहाय। आज हमारे तलवे चाट रहे हैं, कल को कोई हमारे आगे आ गया तो उसका पल्लू पकड़ लेंगे। इतना कहकर उन्होंने सिगरेट सुलगा ली। फिर वो पलटे और उन्होंने कहा, वो हिल स्टेशन वाले होटल के मैटर का क्या हुआ? वो सॉल्व हुआ क्या? सहाय ने कहा, वो 2 दिन पहले ही वो मैटर संभाला जा चुका है सर। हमारी PR हेड खुद वहाँ गई थी। बहल मुस्कुरा गया। वो आया और अपनी उस बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, ये लड़की कितने सालों से हमारे लिए काम कर रही है? सहाय पलट गया और उसने कहा, 6 सालों से सर। इट्स हर फर्स्ट जॉब। बहाल ने अपना सिर टिका लिया और फिर कहा, इस लड़की को मनाना पड़ेगा। कंपनी की आधी से ज़्यादा दिक्कतें तो इसने संभाल रखी है, नहीं तो खैर उसकी पहली नौकरी। यकीन नहीं आता है कि वो इतनी जल्दी इस विषाद का सबसे अहम मोहरा बन गई है। सहाय ने कहा, उसने अपनी इंटर्नशिप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, इसलिए उसे ये जॉब मिली। सी इज़ रियली स्मार्ट सर एंड लॉयल टू। इतने सारे ऑफर मिलने के बावजूद वो यहीं पर है। बहाल ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, जब तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, खुद भी फायदे में रहेगी। वैसे आज शाम की पार्टी का क्या तैयारियां हुई?
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए सहाय। सहाय ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने फ़ोन से किसी को कोई मैसेज किया। फिर उसने कहा, आप सब हम पर छोड़ दें, काम हो जाएगा सर। इतना कहकर उसने सहाय ने सिर झुका दिया। बहाल ने उसे जाने का इशारा किया। सहाय तेजी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने खुद से कहा, ये दोनों किसी दिन कंपनी को डुबा कर ही मानेंगे। हौश, किन खून पीने वाले जानवरों के बीच फंस गया मैं। इतना कहकर उसने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन नहीं मिला। उसने सिर झटक दिया और फिर एक दूसरा नंबर डायल किया। जैसे ही फ़ोन पिक हुआ उसने कहा, पीआर हेड कहाँ पर है? बात करवाओगे मेरी उनसे अभी इसी वक्त? इट्स रियली इम्पोर्टेंट। सामने से एक लड़के ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, जी जी सहाय सर। इतना कहकर वो लड़का तेजी से स्टेयर्स की तरफ भागा। स्टेयर से सीधा वो एलिवेटर में घुस गया। उसने 30 फ्लोर का बटन दबाया और एलिवेटर चल पड़ी। वो इधर उधर चहलकदमी करने लगा। एलिवेटर सीधा फ्लोर पर जाकर रुकी तो वो एकदम से भागकर दूसरी तरफ गया। वहाँ उसने एक दरवाज़ा खोला था। ऑफिस के अंदर ही जिम बनी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग वर्कआउट कर रहे थे। उसने इधर उधर देखा और फिर तेजी से एक तरफ बढ़ गया। वहाँ पर एक लड़की पाइप को पकड़े पुलअप्स कर रही थी। उसने ऑलिव ग्रीन का टंक टॉप और ब्लैक कलर का ट्रैक पैंट पहन रखी थी। सीधे बालों की उसने पोनी कर रखी थी और कानों में ब्लूटूथ लगा रखे थे। लड़का हाँफते हुए पहुंचा और उसने अपने घुटनों पर हाथ रख लिए। उसने फ़ोन आगे करते हुए कहा, सीनियर सीनियर फ़ोन सहाय सर। लड़की रुक गई। उसने पाइप छोड़ दी और फिर पलट गई। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थी। लड़की सांवले रंग की थी मगर थी खूबसूरत। आंखें काफ़ी खूबसूरत थी लेकिन एक अजीब सी कसक थी उनमें जो किसी को भी खींच सकती थी। लड़की ने फ़ोन लिया और कहा, सहाय सर। सहाय ने कहा, अद्रिमा यू गॉट अ न्यू जॉब। अद्रिमा ने कहा, कहिए क्या हुआ? इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया तो लड़के ने एकदम से टॉवल उठाकर उसके हाथों में ले लिया। अद्रिमा ने उसे गले में लपेट लिया और फिर अपने चेहरे को पोंछने लगी। सहाय ने कहा, आज पार्टी है शाम के समय। तुम जानते ही हो कि ऑक्शन का अनाउंसमेंट होते ही हमारे लोग कितने लोगों की नज़रों में आ चुके हैं और हमारी एक छोटी सी गलती हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। अद्रिमा ने कहा, उन दोनों ने फिर से कुछ किया क्या? सहाय ने कहा, नहीं, लेकिन करने वाले हैं। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। जस्ट ब्रिंग देम बैक विदाउट गेट नोटिस। अद्रिमा ने फ़ोन काट दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक से अपने पैरों के पास पड़ी बॉल को जोरों से किक मार दी। उसने कहा, मैं यहाँ पर कल पहुँची हूँ, जस्ट कल। एंड दीज गाइस ऋषि। उस लड़के यानी कि ऋषि ने उसकी तरफ देखा तो अद्रिमा ने कहा, पूरी पीआर टीम को कहो कि मुझे सिक्योरिटी रूम में मिले अभी के अभी। ऋषि ने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन अपनी जगहों से हिला नहीं। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा फिर तेज आवाज में कहा, नो। ऋषि ने हाँ में सिर हिला दिया। दोबारा बाहर की तरफ भागा। अद्रिमा ने गहरी सांस ली फिर वो भी तेजी से उसके पीछे चली गई। उसी समय आस्था हॉस्पिटल। डॉक्टर की टीम एक ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। बाहर एक बूढ़ी औरत और एक आदमी बैठा हुआ था। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। वो आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा, डॉक्टर मेरी पत्नी कैसी है? ऑपरेशन कैसा गया? एक डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और फिर कहा, इट्स वेंट वेल, डोंट वरी। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। नर्स आपको सारी चीज़ें समझा देगी। इतना कहकर उसने बच्चे का सिर हिला दिया और फिर वो डॉक्टर आगे बढ़ गई। जैसे ही बाहर हॉल में पहुंची सबने उसका स्वागत तालियों से किया। हेड नर्स ने तालियां बजाते हुए कहा, वेल डन डॉक्टर रिद्धिमा, यू डन रियली वेल। रिद्धिमा मुस्कुरा दी। उसने ग्लव्स निकाल कर ट्रैश कैन में डाल दिए। रिद्धिमा खूबसूरत थी। उसके हल्के घुंघराले बालों की पोनी उसकी गर्दन से थोड़ा नीचे तक थी। गेहुआ रंग और हल्की छोटी सी आंखें। उसके चेहरे पर एक राहत सी थी। उसने कहा, थैंक यू सो मच, लेकिन पूरी टीम का इसमें क्रेडिट है। आई डोंट थिंक कि मैंने अकेले कुछ किया। इतना कहकर वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी। अचानक से उसकी फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा तो माँ कॉलिंग आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और फिर कहा, हाँ माँ कहिए। उसकी माँ यानी कि स्मिता ने कहा, कहाँ हो रिद्धि? कब से फ़ोन कर रही हूँ? रिद्धिमा ने कहा, ऑपरेशन में थी माँ। कहिए क्या हुआ? स्मिता ने कहा, तुम और तुम्हारे ऑपरेशन। अच्छा सुनो, शाम को सीधा बहाल ग्रुप की कंपनी आ जाना। रिद्धिमा ने हैरानी से कहा, क्यों मगर? स्मिता ने कहा, तुम्हें तुम्हारे मंगेतर ने कुछ नहीं बताया ना?
फिर से? तुम्हारे होने वाले ससुर पार्टी दे रहे हैं, उनका ऑक्शन का प्लान काम कर गया। रिद्विबा ने बुदबुदा कर कहा, मुकेश अंकल? स्मिता ने कहा, अच्छे से तैयार होकर आ जाना, और हाँ, काल्पी के साथ आना, वो भी इनवाइटेड है। इतना कहकर स्मिता ने फोन काट दिया। रिद्विबा सोच में डूब गई और फिर कॉफी मशीन की तरफ बढ़ गई। उसने कॉफी निकाली ही थी कि एक हाथ आया और उसने कॉफी उठा ली। रिद्विबा ने चिढ़कर कहा, काल्पी? इतना ही पलट गई। काल्पी मुस्कुरा दी। रिद्विबा ने कहा, अपनी कॉफी खुद लिया करो। काल्पी ने कहा, इतना क्या कंजूस हो रही है? वैसे कांग्रेचुलेसन, आपके करियर का दूसरा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल गया। चीयर टू दैट। रिद्धिमा ने कहा, मैम आप कब मुझे कांग्रेचुलेसन कहने का मौका देंगी? काल्पी ने मुंह बनाते हुए कहा, हर कोई तेरी तरह लकी नहीं होता है जिसको अच्छा गाइड मिल जाए। रिद्धिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, अच्छा अभी ये बता, पार्टी में कब चलना है? काल्पी ने कहा, कौन सी पार्टी? रिद्धिमा ने हैरानी से कहा, कौन सी पार्टी? अरे मुकेश अंकल कोई पार्टी दे रहे हैं, किसी ऑक्शन में हिस्सा लेने की। वहीं पर तेरी फैमिली को भी इनवाइट किया गया है। काल्पी के चेहरे का रंग बदल गया। रिद्धिमा ने कहा, आई नो कि तू धनुष को पसंद नहीं करती है, तुझे लगता है कि वो मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है, बट हम सब जानते हैं वो शुरू से ऐसा ही है यार। जस्ट रिलैक्स। वैसे भी जस्ट अ पार्टी, पूरा ग्रुप साथ में मिल रहा है, सो हम दोनों को भी तो जाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने काल्पी की तरफ देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रिद्धिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काल्पी तू सुन रही है ना? काल्पी ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हाँ 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 मैं सुन रही हूँ ना। रिद्धिमा ने कहा, तू ठीक है ना? काल्पी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे क्या होना है, आई एम टोटली फाइन, डोंट वरी, हम शाम को साथ में चलेंगे। रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अपनी घड़ी देखी। उसने कहा, मेरे राउंड्स का टाइम हो गया है, आई विल गेट गोइंग। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही काल्पी की मुस्कान गायब हो गई। वहीं रिद्धिबा चलते चलते अपने मिरर्स चेक करने लगी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आखिर धनुष ने मुझे इस पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया? सोचते हुए वो मेल देखते हुए दूसरी तरफ चली गई। उसके जाते ही काल्पी ने तुरंत किसी को फोन लगाया, मगर फोन ऑफ आने लगा। उसी समय एक ओपन हाईवे, वो जंगल के बीचों बीच बना हाईवे था। शायद हाईवे पर कोई रेस हो रही थी। वहां बहुत सारी बाइक्स थी। सभी ने अपने हेलमेट पहने हुए थे। कुछ दूरी पर खड़ी लड़की ने पीठ करके रखी थी और उसने दो झंडे उठा रखे थे। बाइकर्स बाइक के एक्सीलेटर को घुमा रहे थे और उन्होंने क्लच छोड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहां आसपास जो भी लोग खड़े थे सब धनुष धनुष चिल्ला रहे थे। उन लोगों ने बैनर भी उठा रखे थे। इसी बीच रेफरी ने लड़की को इशारा कर दिया। लड़की ने झंडे नीचे रख दिए। बाइकर्स ने क्लच छोड़े और बाइक्स को तेजी से आगे बढ़ा दिया। बाइक नंबर 5 तेजी से लहराकर आगे निकलने लगी और लोगों में हूटिंग बढ़ गई। बाइक तेजी से आगे जा रही थी। राइडर ने तेजी से गियर बदला और फिर फुल स्पीड बढ़ा दी। एक और बाइक ने गियर बदला और फिर वो भी 5 के थोड़ा नज़दीक आ गई। इसी बीच एक मोड़ आ गया और उसे टेक ओवर नहीं कर पाई। 5 के राइडर ने एक बार पलटकर बाइक को देखा जो उसके बहुत नज़दीक पहुंच चुकी थी। तभी अचानक वो बाइक मोड़ पर पास आई और उसने एक तेज कट मारा। 5 नंबर बाइक कच्चे रास्ते पर उतर आई। रोड बहुत उबड़ खाबड़ था। 5 फिर भी आगे बढ़ती रही और फिर कुछ देर बाद तुरंत ही दोबारा हाईवे पर आ गई। दोनों बाइक्स एक साथ बगल में चली हुई थी। 5 और दूसरी बाइक के राइडर ने एक दूसरे की तरफ देखा। 5 वाले ने एकदम से अपनी स्पीड कम की और दूसरी बाइक के पिछले टायर पर वार किया। दूसरी बाइक संभाल नहीं पाई और स्किड गई। बाइक गिर गई और राइडर भी रगड़ता हुआ आगे चला गया। 5 तेजी से कॉर्नर से निकल गया। अभी वो अकेला ही था हाईवे पर। उसने एक मोड़ काटा और अचानक से बाइक रोक दी। उसके सामने दो काली गाड़ियां खड़ी थी और साथ में कुछ लोग जिन्होंने ब्लैक कलर के 3 पीस सूट पहन रखे थे और कानों में ब्लूटूथ लगा रखा था। राइडर ने अपना हेलमेट उतारा। कहना गलत नहीं होगा कि लड़का हैंडसम था। शायद अपने अर्ली 30 में था, 31 या 32, लेकिन बहुत फिट था। उसने अपने सिर को झटका तो बालों से पसीने की बूंदें झटके से बाहर आईं। उसने बाइक पर हेलमेट रख दिया और उस पर बाजू रख कर बैठ गया। एक गार्ड उसके पास आया और उसने फ़ोन आगे बढ़ा दिया। धनुष ने फ़ोन की तरफ देखा, फिर कहा, मुझे डैड से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है इस वक्त। फ़ोन लाउड स्पीकर पर था। आवाज़ आई, धनुष, अद्रिमा हेयर। धनुष ने
एकदम से फ़ोन ले लिया और फिर कहा, हे माय बेबी, इतना सुबह तुम्हें मेरी याद आ गई? आखिर क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अतिमा ने कहा, फिलहाल के लिए फ्लर्टिंग बंद करके सीधा कंपनी पहुंचो। ऑक्शन के बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। नो, डोंट मेक एनी ट्रबल। धनुष ने कहा, ओके, आई विल कम, बट व्हाट विल आई गेट? अतिमा मुस्का दी। उसने कहा, रिवार्ड यहाँ आने के बाद डिस्कस कर ले। नाउ जस्ट कम फास्ट। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। धनुष ने भी फ़ोन काट दिया और गार्ड की तरफ उछाल दिया। फिर वो अपनी बाइक से उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं बहाल ग्रुप में एक बड़ी सी स्क्रीन पर दोनों लोकेशन शो हो रही थी। वहाँ उसके सामने एक माइक के पास अद्रिमा खड़ी थी। उसने वहीं जिम वाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था। ऋषि उसके पीछे खड़ा था। अद्रिमा ने फ़ोन काटा और माइक में कहा, वी गॉट द टारगेट 1, नाउ जस्ट शो मी द टारगेट 2। वहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर थे जिन पर बहुत से लोग बैठकर काम कर रहे थे। उन लोगों की उंगलियां चल रही थी बहुत तेजी से। जल्दी एक और लोकेशन शो होने लगी। लोकेशन शो होते ही सबने अतिमा की तरफ देखा। अतिमा ने बाजू लपेटकर सिर हिला दिया, फिर कहा, आई जस्ट कांट बिलीव दिस गाई। इतना कहकर उसने ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि ने एक और फोन मिलाकर उसे दे दिया। उसी समय एक मोटल, एक काली कार से धनुष की ही उम्र का एक लड़का उतरा। उसने अपना कोट ठीक किया और फिर आगे खड़ा हुआ। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की मुस्कुरा दी तो लड़के ने उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दी। लड़की मुस्कुरा दी। लड़का एलिवेटर में पहुंचा और उसने 5th फ्लोर का बटन दबा दिया। वो वहां पहुंचा और फिर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां पर उसने एक कमरे पर नॉक किया तो अंदर लड़की की आवाज़ आई, कम इन। लड़के ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, वाई डिड यू लीव डोर ओपन हैंड? कहते हुए वो रुक गया। सामने वैसे ही गार्ड खड़े थे और एक लड़की बेड पर सिमटी थी। लड़के ने कहा, हाँ मुकेश अंकल अंगेन। गार्ड ने आकर फ़ोन दे दिया। उसने फ़ोन कान से लगा लिया तो सामने से अद्रिमा की आवाज़ आई, निपुण सर, लड़की को हम पैसे दे चुके हैं, चुपचाप कंपनी आ जाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर मुकेश सर खुद इन्वॉल्व हुए तो क्या होगा। निपुण ने कहा, अद्रिमा व्हाट द हेल, तुम धनुष को ढूंढ लो पहले। अद्रिमा ने कहा, वो पहुंच रहे हैं। निपुण ने कहा, राइट, आई सी। मानेगा क्यों नहीं तुम्हारी बात? अपनी मंगेतर से ज़्यादा तो उसे तुम में इंटरेस्ट है। अद्रिमा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर ताने ही देने हैं तो यहाँ आकर भी दे सकते हो। अब गार्ड को फ़ोन दे। निपुण ने गार्ड को चिढ़कर फ़ोन दे दिया। गार्ड ने कान से फ़ोन लगाया। अद्रिमा ने कहा, निपुण सर को जितना जल्दी हो सके ले आओ कंपनी, और हाँ, उस लड़की का मुंह बंद करवाना तुम्हारा काम है। गार्ड ने कहा, ओके मैम। अद्रिमा ने फ़ोन काट दिया। गार्ड ने बाकी की तरफ देखा तो वो सब निपुण की तरफ पड़ गए। निपुण ने सिर हिला दिया और फिर लड़की की तरफ देखा और फिर कहा, आई एम सॉरी हनी, यू नीड टू डिपियर नाउ, बट आई रियली हैड फन। इतना कहकर वो मुस्कुराकर चला गया। वहीं बचे हुए गार्ड लड़की की तरफ बढ़ गए। बहाल ग्रुप में अद्रिमा ने गहरी सांस ली, फिर सीधी खड़ी हो गई। उसने कहा, एवरीवन गुड वर्क, नाउ जस्ट टेक अ ब्रेक। इतना कहकर वो जाने लगी तभी ऋषि ने कहा, मैम, रात की पार्टी के लिए सहाय सर ने आपको पर्सनली इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा है। अद्रिमा ने सिर हिला दिया और फिर बाहर चली गई। उसकी जाते हुए एक लड़की ने दूसरे से पूछा, मैन, सी ऑलवेज गिव चिल वाइब्स, आखिर ये PR हेड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दूसरी ने कहा, डोंट यू नो, इसे ब्लैक वुल्फ का नाम मिला है कंपनी में। सिर्फ 6 सालों में इसने अपनी ऐसी पहचान बना ली है, और दूसरा, इसने ऐसे ऐसे मैटर संभाले हैं कि पूछो मत। इसलिए तो CEO धनुष की पर्सनल असिस्टेंट भी है ये। पहली वाली ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि ये और धनुष सर कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। दूसरी वाली ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है ये अपने आप ही इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गई? वो तो धनुष सर की मंगेतर है रितबा मैम, जो इसे झेल लेती है, नहीं तो। उसके इतने कहते कहते ही ऋषि हल्का सा खांस दिया। दोनों लड़कियां चुप हो गई। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी अतिमा मुस्कुरा दी और फिर चली गई। कत्ल से 6 घंटे पहले रितबा और काल्पी मॉल में घूम रही थी। आज की पार्टी की शॉपिंग चल रही थी। रितबा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, मैंने कहा था माँ से मुझे नहीं करनी शॉपिंग, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। इतना कहकर उसने काल्पी की तरफ देखा और फिर कहा, काल्पी। काल्पी फोन में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। रितबा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, काल्पी यार क्या कर रही हो? कब से तुम्हें मैं आवाज़ें दे रही थी?
काल्पी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा ही था कि सामने से आवाज आई, मिस रितवा। दोनों ने सामने देखा तो अद्रिमा उनके पास आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजाक उड़ाने वाली मजाक मुस्कान थी। काल्पी ने थोड़ा गुस्से में कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसने कहा, मैं रिद्धिमा मैम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आई हूँ। काल्पी ने कहा, तुम क्यों ड्रेस चूज करोगी? अद्रिमा ने कहा, एक्चुअली इस पार्टी को मुझे पर्सनली हैंडल करने के लिए कहा है। और इतना कहकर उसने रिद्धिमा को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारी कंपनी के सीईओ का स्टैंडर्ड किसी भी तरह का लो लगे। आखिर हमारी कंपनी का एक स्टैंडर्ड है और उसका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। और मैं कंपनी में एक पीआर हेड हूँ और धनु सर की पर्सनल असिस्टेंट भी। जिस तरह उसने जोर देकर पर्सनल कहा था, रितबा के चेहरे का रंग बदल गया। कत्ल से 6 घंटा पहले एक मॉल। रितबा और काल्पी ने अद्रिमा की तरफ देखा तो अद्रिमा ने कहा, इस पार्टी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और अगर किसी ने भी कुछ कहा सीईओ को तो इट वॉन्ट बी गुड। काल्पी ने कुछ कहना चाहा कि तभी रितबा ने उसकी बाजू पकड़ ली। अद्रिमा ने दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, प्लीज कम विथ मी। इतना कहकर वो एक शॉप में चली गई। काल्पी ने गुस्से में आकर रितबा से अपनी बाजू छुड़ाई और कहा, इस लड़की ने तेरी जिंदगी नरक बना रखी है। खुद को समझती क्या है आखिर ये? जब देखो तब रिद्धि। माना कि तू धनु से प्यार करती है, मगर कहाँ गई वो रिद्धि जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है? आर यू डम वाट? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, काल्पी तू जानती है अद्रिमा बहुत इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है कंपनी में। उसने काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल की है एंड मुकेश अंकल और धनुष उस पर बहुत भरोसा करते हैं। अद्रिमा से फिलहाल के लिए मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। काल्पी ने कहा, इसीलिए वो खुद को तुझसे ऊपर समझती है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि कब तू इस लड़की को इसकी औकात दिखाएगी। इतना कहते हुए काल्पी शॉप के अंदर चली गई। रिद्धिमा ने उसके पीछे से ना से सिर हिलाया और फिर वो भी काल्पी के पीछे चली गई। जब वो लोग अंदर गई तो एक मेक ओवर शॉप थी। वहाँ पर कुछ गाउन रखे हुए थे। उनमें से एक गाउन अद्रिमा ने उठाया और रिद्धिमा के ऊपर लगा दिया। रिद्धिमा ने गाउन की तरफ देखा फिर अद्रिमा की तरफ। उसने कहा, मुझे ये रंग पसंद नहीं है। अद्रिमा ने कहा, मैंने ये कलर इसलिए चूज किया है क्योंकि आप पर डार्क कलर सूट नहीं करेंगे। अद्रिमा ने दूसरी तरफ देखा और कहा, मुझे ये पसंद है। अद्रिमा ने उस तरफ देखा तो एक सी ग्रीन कलर का गाउन था। अद्रिमा ने कहा, ओ कमान रितबा मैम, प्लीज डोंट टेल मी कि आप पार्टी में इस तरह का गाउन पहन कर आएंगी। इट्स अ हाई क्लास पार्टी, सिंपल सिटी। आप अपने हॉस्पिटल के लिए रख सकती हैं बट नॉट फॉर हेयर। रितबा ने कहा, बट आई लाइक इट। एंड उसके कहते कहते ही अद्रिमा ने एक गाउन उठाया और फिर वो रितबा के पास पहुंच गई। उसने वो गाउन रितबा के पास पकड़ा दिया। फिर उसने हल्के से रितबा के कान में कहा, अगर आपको एम्बेरस होने का और धनुष सर को एम्बेरस करने का इतना ही शौक है देन गो फॉर इट। आई वॉन्ट से एनीथिंग, बट अगर फिर कुछ हुआ तो ये मत सोचना कि आपके आंसू किसी काम आ जाएंगे। इतना कहकर वो पीछे हटी और उसने रितबा की तरफ देखा। फिर वो मुस्कुराती और पलट गई। उसने शॉप से बाहर जाते हुए कहा, बिल बहाल ग्रुप में भिजवा दीजिएगा प्लीज। वहां सभी लड़कियों ने सिर झुका दिया। अद्रिमा ने जाते हुए एक बार काल्की की तरफ देखा और फिर शॉप से बाहर निकल गई। काल्पी रितबा के पास आई तो रितबा ने अपना पसंद रखा हुआ गाउन रख दिया और अद्रिमा का दिया हुआ गाउन उठा लिया। काल्पी ने कहा, पागल हो गई है क्या? ऐसा क्या कह दिया उसने कि तू ये गाउन छोड़ रही है? रितबा ने कहा, छोड़ ना, कुछ खास नहीं कहा उसने। तू अपने लिए कुछ पसंद कर ले। आई एम गोइंग टू ट्रायल रूम। इतना कहकर उसने वहां की लड़कियों से पूछा, वेयर इज द ट्रायल रूम? एक लड़की ने दूसरी तरफ इशारा किया। रितबा ने काल्पी के कंधे पर हाथ रखा फिर अंदर चली गई। वहीं मॉल की दूसरी तरफ मास्क और कैप लगाकर एक लड़का वहां रेलिंग पर झुककर खड़ा था। उसकी नज़र उसी शॉप पर थी जहां अब रितबा और काल्पी थी। वहीं पार्किंग लॉट में अदिमा पहुंच चुकी थी। उसने दूर से ही कार का दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। उसने अपना डैशबोर्ड खोला और उसमें से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला। उसने उसे ऑन किया और फिर किसी को फ़ोन किया। रिंग जाने लगी और इसी के साथ रेलिंग के साथ लगकर खड़े हुए उस लड़के का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। लड़के ने अपना ब्लूटूथ का बटन दबाया और कॉल पिक कर ली। अद्रिमा ने कहा, व्हाट्स द अपडेट?
लड़के ने कहा, फिलहाल के लिए तो सब सही लग रहा है दोनों के साथ। दोनों शॉप में हैं। रिद्धिमा शायद ट्रायल रूम में गई है। अतिमा ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कहा, व्हाट द हेल, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया क्या? लड़के ने कहा, मैं अपना काम कल शाम को ही पूरा कर चुका हूँ। तुम भी जानती हो, अब भी इन दोनों लड़कियों के साथ सब कुछ ठीक है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अतिमा ने अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया और कहा, नज़र बनाए रखो दोनों लड़कियों पर, खासकर उस रितिबा पर। सबसे बड़ी अड़चन वही है मेरे लिए। लड़के ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। अतिमा ने सीट बेल्ट लगाई और फिर गाड़ी मोड़कर आगे बढ़ा दी। लड़का दोबारा रेलिंग पर बाजू टिकाकर खड़ा हो गया और सामने देखने लगा। वहीं बहाल ग्रुप कंपनी में दो गाड़ियां फ्रंट डोर के पास आकर सामने रुकी। दोनों गाड़ियों के पीछे दो गाड़ियां और थीं। आगे वाली गाड़ियों के दरवाजे खुले। एक गाड़ी से धनुष निकला तो दूसरी गाड़ी से निपुण। निपुण ने धनुष को देखते हुए कहा, ब्रो व्हाट्सअप। धनुष ने सिर हिला दिया। दोनों साथ में अंदर की तरफ पड़ गए। निपुण ने कहा, तो कहाँ से पकड़ कर लाए हैं तुम्हें ये बहाल ग्रुप के कुत्ते? धनुष ने कहा, इडियट्स ने मेरी बाइक रेस खराब कर दी। आई हेट दैट मीन। मैं जीतने वाला था। आई एम गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड। निपुण ने एकदम से कहा, मैं भी बॉस। धनुष ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तो दोबारा किसी लड़की के साथ मोटल गया था ना? आई जस्ट कांट बिलीव यू। निपुण ने कहा, इट वॉज जस्ट अ डेट टूट, बट दैट अद्रिमा, शी जस्ट ruined इट। धनुष ने मुस्कुराकर कहा, शी नोज व्हाट वी हैज टू डू। निपुण ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ब्रो लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट शी इज जस्ट टू स्ट्रांग टू हैंडल। धनुष ने एलिवेटर में अंदर आते हुए कहा, आई लाइक स्ट्रांग गर्ल। रितबा की तरह नहीं कि बात बात पर शी इज टू एनाइंग। निपुण ने कहा, ब्रो रितबा जितनी स्ट्रांग लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। सोच, इतनी रिच फैमिली होने के बाद भी वो खुद के बल पर डॉक्टर बनी है। शी इज डूइंग हर बेस्ट। अपनी फैमिली के नाम का कोई सपोर्ट नहीं है उसे। धनुष ने चिढ़कर कहा, दैट्स बिकॉज। उसके कहते कहते एलिवेटर का दरवाज़ा खुला और सामने सहाय नजर आया। दोनों लड़कों ने उसकी तरफ देखा तो उसने सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, आप दोनों को चेयरमैन सर ने बुलाया है। दोनों लड़कों ने सिर हिला दिया, फिर आगे बढ़ गए। सहाय सीधा खड़ा हुआ और अपना चश्मा ठीक करता हुआ उन दोनों के पीछे चला गया। अंदर मुकेश बाहर सिगरेट सुलगाकर सामने की बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे। दोनों लड़के उनके केबिन में जाकर खड़े हो गए। मुकेश ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम लोगों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है ना? तुम दोनों में से किसी को भी इस कंपनी की चिंता नहीं है। इतना कहकर उसने सिगरेट नीचे फेंक दी और अपने पैरों से दबा दी। वो पलट गया तो दोनों लड़के सिर झुकाकर खड़े थे। बाहर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, तुमसे ज़्यादा तो वो लड़की अद्रिमा, उस पर मैं कंपनी को लेकर ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तुम लोग अभी बच्चे नहीं हो, 30 से ऊपर के घोड़े हो। क्या मुझे तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या सही है कंपनी के लिए, क्या गलत? धनुष ने कहा, डैड उसके कहते कहते ही बहाल ने एक पेपर वेट उठाया और उसके ऊपर दे मारा। निशाना चूक गया, नहीं तो धनुष का माथा फूट जाता। पेपर वेट जाकर सीधा एक वास को लगा और वो टूट गया। दोनों लड़के एक पल के लिए कांप गए। बहाल ने कहा, ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे हो तो हर बार मैं तुम्हें बचाता रहूँगा। अभी सिर्फ पिछले हफ्ते उस लड़की ने तुम दोनों को बाहर से निकलवाया था, जब तुम गली के गुंडों की तरह लड़ रहे थे। और तुम निपुण। निपुण ने सिर उठाकर बहाल की तरफ देखा तो बहाल ने कहा, तुम्हारे पापा और मैंने ये कंपनी एक साथ शुरू की थी। जितनी कंपनी ये धनुष की है उतनी ही तुम्हारी भी है। तुम्हारे पापा की मौत के समय मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन परवरिश दूंगा। क्या तुम मुझे उनके सामने एम्बेरस करना चाहते हो? पहले सब कुछ ठीक था निपुण, पहले तुम सही थे, फिर अचानक क्यों, किस लिए? निपुण ने सिर झुका लिया। बहाल ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, याद रखना लड़कों, अगर तुम लोग इस कंपनी के सक्सेस के सामने आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम दोनों को भी रास्ते से हटा दूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। दोनों ने सिर हिलाया और फिर तेजी से बाहर चले गए। बहाल ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, सहाय स्मिता जी से बात करो। उनके पति जैसे ही अब्रॉड से लौटे हम रितवा और धनुष की शादी की बात करेंगे। इसमें स्मिता जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेड है। इस शादी से हमारे एक्शन को जीतने की और चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने फाइल खोली और फिर कहा, हमारे अलावा इस कंपनी की लीड सबसे ज़्यादा है।
सहाय ने कहा, डीएल ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन सर, उनकी लीड सबसे ज़्यादा है। बाहर सोच में डूब गया। उसने कहा, संकेत राणा, ये लड़का सिर्फ 30 साल का है मगर पूरे मार्केट को हिला रखा है। मेरे दोनों नालायक मिलकर भी उसे टक्कर नहीं दे सकते। मानना पड़ेगा, भानु प्रताप राणा का बेटा बिल्कुल भी अपने बाप पर नहीं गया है। जो कुछ बाप ने गंवाया था लड़के ने वापस पा लिया, वो सिर्फ 7 सालों में। इतना कहकर उसने सहाय की तरफ देखा, फिर कहा, उसे पार्टी का इनविटेशन दिया है? सहाय ने कहा, अतिमा दे चुकी है सर, और उसने खुद से कंफर्म भी किया है कि संकेत राणा आए। बहाल मुस्कुरा दिया। उसने सिर हिला दिया और फिर फाइल में डूब गया। कत्ल से 1 घंटा पहले पार्टी में रिद्धिमा और काल्पी पार्टी में पहुंची तो दंग रह गई। पार्टी का इंतजाम बहुत ही अच्छा था। तभी सामने से उन लोगों को एक औरत दिखी तो रिद्धिमा ने कहा, माँ। स्मिता ने भी पलट कर देखा। उसने आकर दोनों से हल्के से पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? और काल्पी, वेयर आर योर पेरेंट्स? डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर ना निकले। काल्पी ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी, पापा तो मेडिकल टूर प्रोग्राम है और माँ को एन मौके पर एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन आ गया, इमरजेंसी, वो लेट हो गई। स्मिता ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अचानक काल्पी की नज़र दूसरी तरफ गई तो उसने एकदम से कहा, रिद्धिमा, हमारी गैंग। रिद्धिमा ने उस तरफ देखा तो निपुण के साथ साथ वहाँ 2 लड़के और एक लड़की और थी। रिद्धिमा और काल्पी उस तरफ भाग गई। रिद्धिमा ने एकदम से कहा, निपुण, अमित, निकिता, वरुण। चारों पलटे। रिद्धिमा सीधा निकिता के गले लग गई। निकिता ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। काल्पी भी उनकी तरफ जाने लगी कि अमित ने उसे पकड़कर कहा, आप अपने मंगेतर के पास आए डॉक्टर साहिबा, वैसे ही आजकल आपके दर्शन दुर्लभ है। काल्पी मुस्कुराकर उसके गले लग गई। निपुण ने ये देखा और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ करके उसने पूरा का पूरा विस्की का गिलास कटक लिया। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ओए, माना कि तुम बड़े बिजनेसमैन बन गए हो मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें ऐसे इग्नोर करो। निपुण मुस्कुरा दिया। उसने अपनी बाजू फैलाई और कहा, कम। रिद्धिमा उसके गले से लग गई। काल्पी अमित के पास खड़ी हो गई। निकिता ने कहा, सच में यार, ऐसा लग रहा है कि सालों बाद मिल रहे हैं हम। थैंक गॉड कि धनुष के पापा ने ये पार्टी रखी। आई जस्ट वांट टू थैंक दैट इडियट। वरुण ने कहा, लेकिन ये इडियट है कहाँ? सबने निपुण की तरफ देखा तो निपुण ने मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ इशारा कर दिया। सबकी नजरें उस तरफ पलटी तो वहां पर धनुष आ रहा था। उसके साथ अद्रिमा भी आ रही थी। अद्रिमा ने रेड कलर का एक गाउन डाल रखा था। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। धनुष ने दूसरी तरफ रिद्धिमा को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। फिर वो अद्रिमा की तरफ पलट गया और उसने कहा, मेरी टाई मुझे तंग कर रही है, कैन यू प्लीज डू समथिंग अबाउट इट? अद्रिमा ने उसकी टाई की तरफ देखा और फिर उसके नज़दीक आ गई। उसने धनुष की ठुड्डी को अपनी एक उंगली से ऊपर किया और मुस्कुरा कर उसकी टाई ठीक करने लगी। रिद्धिमा ने नजरें फेर ली। अमित ने कहा, ये तो पीआर हेड है ना तुम लोगों की निपुण? ये धनुष की क्लोज है क्या? निकिता ने कहा, मैंने उसे धनुष के हर इंटरव्यू में देखा है साथ में। व्हाट्स गोइंग ऑन? निपुण ने रिद्धिमा का चेहरा देखा। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, वो धनुष की पर्सनल असिस्टेंट भी है, इसलिए वो अक्सर साथ दिखते हैं। इतना कहकर उसने रिद्धिमा की तरफ देखा और पलकें झपका दी। रिद्धिमा मुस्कुरा दी। वहीं अद्रिमा ने टाई ठीक की और फिर कहा, इट्स डन। धनुष ने उसकी तरफ देखा तो अद्रिमा ने कहा, आपके मंगेतर को जेलस फील करवाने का काम। इतना कहकर वो पार्टी के अंदर चली गई। धनुष मुस्कुरा दिया और फिर वो भी रिद्धिमा वगैरह के पास चला गया। उसने सबसे हाथ मिलाया और फिर रिद्धिमा की तरफ देखा। इससे पहले कि रिद्धिमा उसको कुछ कहती, मुकेश बहाल ने धनुष और रिद्धिमा दोनों को अपने पास बुला लिया। दोनों उस तरफ चले गए। पार्टी अपने जोरों पर थी। बहाल और स्मिता मिलकर धनुष और रिद्धिमा को गेस्ट से मिलवा रहे थे। अतिमा दूसरी तरफ बैठी हुई थी। उसके हाथ में सैपेंट का गिलास घूम रहा था। निपुण आकर उसके पास बैठ गया। अद्रिमा ने चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दूसरी तरफ मुंह करके कर लिया। निपुण ने सामने देखते हुए कहा, सो कैसा लग रहा है मिस अद्रिमा? At the end, you are just an employee, and she is the would-be daughter-in-law. No one can change it. अद्रिमा ने आंखें खोल दी। वो मुस्कुरा दी और उसने निपुण की तरफ देखा। उसने कहा, निपुण सर, आई नो दैट वेरी वेल। आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय एंड नो वन कैन चेंज दैट। आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी नज़र कभी भी दूसरों की चीज़ों पर नहीं रहती। मुझे अपनी खुद की चीज़ें लेना पसंद है। निपुण ने कहा, ओ रियली?
किसे बेवकूफ़ बना रही हो, मुझे या खुद को? तुम्हें क्या लगता है बहाल अंकल ने तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी वो तुम्हें सिर पर चढ़ा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अपने इस सपने से बाहर आओ, इससे पहले कि तुम मुंह के बल जा गिरो। अतिमा ने कहा, जैसे कि आप गिरे हैं। निपुण ने उसकी तरफ देखा तो अतिमा ने गर्दन टेढ़ी करके निपुण के पीछे देखा और कहा, काल्पी, योर फर्स्ट लव एंड यू लास्ट हर टू योर बेस्ट फ्रेंड। इतना कहकर उसने निपुण की तरफ देखा और फिर कहा, इट्स स्टिल हर्ट ना? निपुण ने तेज आवाज में कहा, अतिमा। अतिमा ने अपने मुंह पर उंगली रख दी और फिर कहा, शांत निपुण सर, शांत शांत रहिए। इतना तेज कहेंगे तो मेरे अलावा सबको पता चल जाएगा। धनुष ने आते हुए कहा, क्या पता चल जाएगा? दोनों ने उसकी तरफ देखा। अतिमा ने कहा, निपुण सर से पूछ लीजिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। निपुण ने उसे घूर कर देखा। रितिबा जूस का गिलास लेकर दूसरी तरफ खड़ी थी। अतिमा ने बेटर को इशारा किया जो कि रितिबा के पास ही सर्व कर रहा था। उस बेटर ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर अचानक से रितिबा को हल्का सा धक्का दे दिया। खुद वो तेजी से पलट गया। रितिबा जाकर आगे खड़े एक लड़के से झटक रही और पूरा जूस उसके कोट की बाजू पर जा गिरा। लड़के ने अपनी बाजू की तरफ देखा और फिर रितिबा की तरफ। अद्रिमा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बिंगो। रितिबा की आंखें बड़ी हो गईं। पास खड़े एक आदमी ने उस लड़के से कहा, संकेत, तुम ठीक हो ना? संकेत मुस्कुरा दिया। उसने कहा, इट्स ओके अंकल, इट्स जस्ट अ जूस। बाकी सारी पार्टी के लोग भी उसी तरफ देख रहे थे। धनुष ने गुस्से में कहा, दिस स्टूपिड गर्ल। इतना कहकर वो आगे बढ़ा ही ताकि निपुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने निपुण की तरफ देखा तो निपुण ने कहा, सब यहाँ मौजूद हैं, तो सबके सामने उसे इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर वह खुद आगे बढ़ गया। वहीं रितबा ने एकदम से कहा, आई आई एम रियली सॉरी। पता नहीं कैसे इतना कहकर उसने दूसरे वेटर की प्लेट से टिश्यू पेपर उठाए और संकेत को कोट को पोंछते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। संकेत ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। रितिबा ने उसकी तरफ देखा तो संकेत ने मुस्कुराकर कहा, इट्स रियली ओके मिस, डोंट वरी अबाउट इट। अतिमा ने एक फीकी हंसी हंस दी। उसने सिर हिलाते हुए मन ही मन में कहा, अगर इसकी जगह वो बेटर होता तो गिद्धों की तरह नोच खा चुके होते। दिस संकेत राणा, ही इज ruining माई प्लान। वहीं स्मिता और बहाल भी उसी तरफ पहुंच गए। संकेत ने हल्का सा सिर झुका लिया। काल्पी भी रिद्धिमा के पास जाकर खड़ी हो गई। संकेत ने सबको मुस्कुराकर कह दिया कि इट्स ओके फॉर हिम। फिर निपुण उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। स्मिता रिद्धिमा को दूसरी तरफ ले गई। वहीं धनुष चुपचाप करके पीने पर ध्यान देने लगा। काल्पी अकेले खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा तो निकिता भी रिद्धिमा के पास खड़ी थी। उसने दूसरी तरफ देखा तो अमित पीकर एक सोफे पर गिरा पड़ा था। वो हिम्मत करके धनुष की तरफ बढ़ी। धनुष की पीठ थी उसकी तरफ। वो उसके ठीक पीछे पहुंच गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो अद्रिमा खड़ी थी। अद्रिमा उसे खींचकर एक कोने में ले गई। रितिबा स्मिता के साथ खड़ी थी। जब उसने एक कोने में अद्रिमा और काल्पी को एक साथ खड़ी देखा, अद्रिमा काल्पी को उंगली दिखाकर कुछ बोल रही थी। तभी काल्पी ने अद्रिमा को हल्का सा धक्का दिया और दूसरी तरफ अंदर चली गई। अद्रिमा भी उसके पीछे चली गई। रिद्धिमा चौंक उठी। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा तो उसके सीनियर डॉक्टर फ़ोन कर रहे थे। उसने फ़ोन की तरफ देखा और फिर सामने देखा तो अद्रिमा और काल्पी दोनों ही गायब थे। रिद्धिमा उनको ढूंढते हुए आगे बढ़ गई। वहीं धनुष ने एक और विस्की का गिलास पिया और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसकी नज़र निढाल पड़े हुए अमित की तरफ गई और वो मुस्कुरा दिया। फिर वो भी अंदर की तरफ बढ़ गया। कत्ल के समय रूफ टॉप पर काल्पी रूफ टॉप पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। काल्पी से जब रहा नहीं गया तो वह एकदम से चीख पड़ी। अचानक से दरवाज़ा खुला और काल्पी पलट गई। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, तुम? प्रेजेंट बहाल ग्रुप ऑफ कंपनी। पार्टी चल रही थी कि अचानक बाहर एक तेज आवाज़ आई। सब लोग चौंक उठे। एक कार के हॉर्न की तेज आवाज़ आने लगी और बाहर चीख पुकार मच गई। सब बाहर की तरफ भागे। संकेत राणा भी अंदर के कमरे से बाहर निकला और फिर बाहर की तरफ भागा। निपुण दूसरी तरफ से आया। उसने अपना कोट ठीक किया और फिर वो भी बाहर की तरफ भागा। इसी बीच स्मिता बाहर जा रही थी कि उसे रिद्धिमा का फोन आने लगा। उसने चौंक कर उठाया और कहा, रिद्धि। कहते हुए वो बाहर की तरफ निकली। बाहर निकलते ही वो चौंक उठी। सामने कार पर पड़ी थी काल्पी की लाश। वो लड़खड़ा गई। उन्होंने कहा, रिद्धि, जल्दी बाहर आओ। काल्पी, काल्पी यहाँ गाड़ी पर। कहते हुए उन्होंने कांपते हाथों से फोन काट दिया।
सब लोग जमा हो चुके थे। रिद्धिमा तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकली और सीधा कार की तरफ गई। उसने काल्पी की लाश को देखा, फिर वहीं जम गई। उसकी मानो सांसें रुक गई हूँ। धनुष भी तेजी से बाहर आया, फिर भीड़ में खड़ा हो गया। सब जगह खून ही खून था। इसी बीच सबसे अंत में अदिमा बड़े आराम से निकली। निकलते वक्त उसने दूसरी तरफ देखा, जहां वही मास्क और कैप पहने लड़का खड़ा था। अदिमा ने इशारा किया तो वो सीधा बाहर की तरफ चला गया। अदिमा भी भीड़ की तरफ बढ़ गई। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।